आज हम गॉस के प्रमेय का हेडिंग पढ़ेंगे। आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले ये बताया गया था कि अगर अनंत विस्तार का कोई आवेशित चादर है तो इसके निकट, इसके समीप अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसके समीप का जो माध्यम है वो निर्वात्या वायु हो, मतलब अगर कोई अचालक चादर है, ये एक समान रूप से आवेशित है, इसके चारों ओर का माध्यम निर्वात है या वायु है, तो इसके समीप किसी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इतनी प्राप्त होती है, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर चारों ओर का माध्यम कोई कुचालक है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब ये होता था सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है। यह हमने पहले ही पढ़ा। अब हमको निकालना है कि अगर कोई चालक प्लेट है तो उसके समीप अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मान लो ये इनफाइनाइट लंबाई का, अनंत लंबाई का कोई चालक प्लेट है। जब हम चालक प्लेट लेते हैं तो चालक में सारा जो आवेश होता है, जैसे अगर हम कोई इसे चालक प्लेट लें तो इसका जो सारा आवेश होगा वो सरफेस पर होगा। यानी चालक प्लेट को हम दो पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सारा का सारा आवेश कहां होता है? सरफेस पर होता है, पृष्ठ पर होता है। तो इसको मान सकते हैं कि ये दो आवेशित चादरों से मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि यहां अगर कोई चादर है, ऐसे भी ने फिगर बनाया कि ऐसे मान लो कोई चादर है, इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान लो अनंत विस्तार का कोई चालक प्लेट है, तो इसके दो सरफेस होंगे, दो पृष्ठ होंगे, एक इधर पृष्ठ होगा, एक इधर पृष्ठ मानेंगे। इसको भी आवेशित मानेंगे, इसको भी आवेशित मानेंगे। तो इस आवेशित चादर एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E1 मान लें, E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने चारों ओर का माध्यम निर्वात या वायु मान रखा है। अच्छा, और इसकी दिशा किधर होगी? धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके अपोजिट होता है। मतलब अगर पॉजिटिव बाएं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिने होगा। तो इस प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, यानी E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। किधर हो जाएगी? चादर एक से दूर, चादर एक से परे, यहां लिख देंगे चादर एक से दूर। अब इसी तरह से जो दूसरा चादर है, इस चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E2 मान लें तो E2 बराबर क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की डायरेक्शन क्या होगी? चूंकि इस पॉइंट के बाईं ओर पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र E2 हो जाएगा दाईं ओर। E2 इधर होगा, यानी ये भी हो जाएगा चादर 2 से दूर।
अब आप देख सकते हैं कि E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में है तो परिणामी क्या होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर होगा, जो E1 की दिशा है या जो E2 की दिशा है, अर्थात इस प्लेट से परे, इस प्लेट से दूर। अगर ये ऋणात्मक होता, ये जो अनंत लंबाई का आपने प्लेट लिया है, अगर ये ऋणावेशित होता तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होती, यानी प्लेट की ओर होती। और अगर यही चारों ओर का माध्यम, अगर मान लो कुचालक माध्यम है, यानी के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ चारों ओर है, तो यहां पर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तब हो जाएगा सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब देखें, इस रीडिंग में हमको निकालना है कि अगर दो विपरीत आवेशित अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट का मतलब अगर हम अचालक प्लेट लेते हैं, इसके केवल एक ही पृष्ठ को हम चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो यह आवेश यहां नहीं जाएगा। और अगर ये चालक प्लेट हो जाएगा तो इसका दो दो सरफेस हो जाएगा जिस पर कि आवेश रहेगा, क्योंकि चालक होने पर यह भी आवेशित हो जाएगा, यह भी आवेशित हो जाएगा, तो हमको दो चद्दर मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आवेशित और अचालक है, नॉन कंडक्टर है, तो इसका हम केवल एक ही पृष्ठ आवेशित मान सकते हैं। तो यहां पर दो अचालक प्लेट हैं, एक है एक दो है, ये विपरीत आवेशित है और इनके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो मान लो समान है, दोनों का सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व समान होने का मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश इसमें है वही एकांक क्षेत्रफल पर आवेश इस पर भी है। अब हमें निकालना है कि इन दोनों प्लेटों के अंदर अगर कोई पॉइंट है P, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम क्या करें, एक बार इसके लिए निकालें, एक बार इसके लिए निकालें, फिर इसका सदिश योग कर दें। तो मान लो इस पहले वाले प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है, E1, तो E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दिशा किधर होगी, क्योंकि बिंदु P धनावेश के दाहिनी ओर है, यहां पर है धनावेश, यहां पर है, बिंदु यहां पर है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। हमेशा E का मुंह कभी प्लस की ओर नहीं रहता, प्लस के विपरीत दिशा। तो E1 हो गया। दिशा किधर होगी, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, हमने इसे संकेत भाषा में लिख दिया 1 से 2 की ओर। इसी तरह से अगर इस जो ऋणात्मक वाला प्लेट है, इसके कारण अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लें, E2 मान लें, तो E2 बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये ऋणावेशित प्लेट है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा माइनस की ओर होती है और प्लस से विपरीत दिशा में होती है। तो E2 की मुंह डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये E2 की दिशा हो जाएगी, यानी E2 की दिशा भी हो जाएगी किधर, 1 से 2 की ओर। हम देख सकते हैं E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E, वो बराबर हो जाएगा E1 और प्लस E2। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर चारों ओर का माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम कोई के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ हो,
तो यहां पर के बढ़ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब फिर देखें, अगर ये पॉइंट पी यहां ना होकर के यहां होता, माना पी डैश ये पॉइंट है जो बाहर है, चाहे इस तरफ ले चाहे इस तरफ ले, तो क्या होता? तो इस प्लेट एक के कारण, जो अचालक प्लेट एक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 की दिशा हो जाती इधर, क्योंकि धनावेशित है तो इधर होगा, और ऋणावेशित के कारण इस दिशा में होता। और E1 व E2 दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो कितनी आ जाती? 0। तो अगर विपरीत आवेशित प्लेट है तो बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करनी है। कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, गॉस का प्रमेय भी पढ़ चुके हैं। तो गॉस के नियम से हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, उसकी प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे? मान लो यहां कोई पॉइंट चार्ज है, यहां से r दूरी मान लो कोई पॉइंट है, P मान ले। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम से हम क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो एक गॉसियन पृष्ठ किस रूप में होगा? गोले के रूप में होगा, स्फीयर के रूप में होगा। यानी हम R को त्रिज्या मान करके, इसको सेंटर मान करके एक गोला खींचेंगे और उस गोले के सरफेस पर ये पॉइंट भी आ जाएगा। अब मान लो इस पॉइंट P के चारों ओर एक छोटा सा एरिया आप लो, वेक्टर DA। तो वेक्टर DA की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसी होगी भाई, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो, ये DA की डायरेक्शन होगी। और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से परे जाता है, ये पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, त्रिज्या के अंदिश। तो यहां देखें, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो वेक्टर DA है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम d phi e मान लें, d phi e t होगा क्या? E डॉट DA। E डॉट DA मतलब EDA cos थीटा, और cos थीटा मतलब cos 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि E और DA एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या आएगा? EDA आ जाएगा। ये हो गया इस छोटे से पृष्ठ से, छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस पूरे स्फीयर से, इस पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अगर उसको हम phi e से डिनोट करें तो phi e क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यानी पूरे का हम क्या करेंगे? समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। EDA, E को हम बाहर कर देंगे, DA का जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? पूरे गोले का पृष्ठ। अब पूरे गोले का पृष्ठ कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया phi e इज इक्वल टू, ये हो गया। परंतु गॉस का प्रमेय कहता है क्या? कि phi e बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? Q है उस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश। तो ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर कितना आवेश है? Q। तो हो जाएगा क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं, दोनों फाई ई के बराबर है, तो ई इंटू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आएगा भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ई का वैल्यू आ गया। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज रखें, एक परीक्षण आवेश रखें, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल होता है F बराबर E इंटू क्यू नॉट। तो यहां पर बिंदु P पर अगर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखें, एक छोटा सा परीक्षण आवेश रखें, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F, वो F बराबर क्या होगा E माने यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या क्यू नॉट। E की वैल्यू लाकर क्या आप रखें, E की वैल्यू लाकर रखेंगे तो क्या आएगा देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है ई की वैल्यू हो गई इंटू क्यू नॉट। थोड़ा इसको बेहतर रूप में लिखें, F बराबर क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और देखें ये किसका नियम है, ये कूलाम का नियम है। तो इस तरह से हम गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, उसका डेरिवेशन या उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक समान रूप से आवेशित कोई गोला है, कोई स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और खोखला गोला है, तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके सरफेस पर कितनी होगी और इसके अंदर कितनी होगी, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।